हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। चलिए जी, फिर एमसीक्यू केस सिनेरियो नंबर 5 इनकम टैक्स में चलते हैं। मिस्टर हार्दिक, एज 45 ईयर, इज अपॉइंटेड एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड, मुंबई, 1 to 21, इन द स्केल ऑफ 35,000, 3500, 65,000। 35,000 पे स्टार्ट है, 3,500 का इंक्रीमेंट है, और ऐसा इंक्रीमेंट मिलते मिलते आपकी सैलरी जाएगी 65,000 तक। इस दिन की अपॉइंटमेंट है, तो इधर जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 to 22 को। तो ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सैलरी चेंज होएगी यहाँ। इज पेड डीएनएस अलाउंस 40% फॉर्मिंग पार्ट, देन ही इज गिवन अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन 15 विच ही ऑक्यूपाइड फ्रॉम दिस डेट, टैक्स यहीं से करेंगे। कंपनी पेज अ लीज रेंट ऑफ 5,000। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कार of above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose only, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 8 लाख, मंथली एक्सपेंडिचर 5 शेयर। देखना होगा, काफी बड़ा पर्क यहाँ तैयार हो रहा है, क्योंकि गाड़ी देखिए जी सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ द कार का 10% तो ऐड होगा ही होगा। बाकी जो एक खर्चा एम्प्लॉयर मेट कर रहा है, ये भी आपको ऐड करना होगा। He pays a lump sum premium of 1,20,000 towards the health insurance policy for self and his wife, age 43 year, for 48 months. ओहो, ये तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया एटीडी का। 4 साल के लिए इकट्ठे प्रीमियम पे कर दिया 1/10/21 को, अकाउंट पे ही चेक से। बाकी जी 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में भी डाले हैं। ही इज इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम। अच्छा, तो बेटा अगर तो आपने कंसेशनल टैक्स रिजीम का ऑप्शन लेना है, इंटरेस्टेड लग रहे हैं आप, तो 80C तो आपको मिलना नहीं, ना ही 80D मिलना। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कहता जी अब आप बताओ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। पहला फोकस इसी पे रहेगा। आरएफए पूछा सर। सर ही इज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन 15, ऑक्युपाइड फ्रॉम 110। तो यहाँ से लेके हमने 31 मार्च 22 तक जाना है, 6 महीने के लिए टैक्स होगा। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है, ऑक्यूपेंसी वाला, कि जहाँ वो कहते हैं जी आपको अकोमोडेशन इस दी नहीं है पर आपने ऑक्यूपाई यहाँ की है, तो फिर वो थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है, पर इंस्टीट्यूट ऑक्यूपाइड से ही टैक्स करता है। कंपनी पेज ए लीज रेंट ऑफ 5,000, इट मीन्स इट्स अ हायर्ड अकोमोडेशन, तो अपने को करना पड़ेगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अब 15% ऑफ सैलरी देखेंगे, 6 महीने के लिए करेंगे काम सारा, तो सैलरी में क्या क्या आएगा सर। सर मैं आपको यहाँ चेक करा दूं कि सैलरी में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए पहले इधर जो पे स्केल है, 1 to 21 की यदि अपॉइंटमेंट है, ये इस दिन इसकी जॉब स्टार्ट होती है। 35,000 पे इसकी जॉब स्टार्ट होती है, 3,500 का इसका इंक्रीमेंट है। ठीक है जी, 3,500 का इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये इस दिन इंक्रीमेंट लग के 38,500 हो जाएगी। बिल्कुल सर, सही बात है। इट मीन्स पूरे ईयर के एंगल से बोल रहे हैं, ड्यू ऑन द लास्ट ही मान रहे हैं। अगर मैं ये वाला ईयर पूरा कवर करता हूँ, तो किसी ना किसी पार्ट में यदि भी जरूरत पड़नी होगा, तो हमारी जो सैलरी है वो 35,000 है पहले 10 महीने, फिर उसके बाद 38,500 है अगले 2 महीने। ठीक है बात। अब आरएफए कब से आया, 110 से, तो आरएफए के लिए ये वाला टाइम देखना है। यस सर, तो यहाँ से बेसिक पे मिल गया आपको। यस सर, 35,000 वाले आपके हैं 4 महीने, 38,500 वाले हैं 2 महीने। सर ये एक बेसिक बना के रख लो पहले, क्योंकि आरएफए में देखो जी डिटेल में समझा के ही तसल्ली है, शॉर्टकट लगा के कोई फायदा नहीं किसी का भी। तो ये 217 की बेसिक आ रही है आपकी। ठीक है सर। और क्या आ सकता है सर, डीएनएस अलाउंस है 40% ऑफ सैलरी है, फॉर्मिंग पार्ट, तो डीए विच एंटर 40% आप पढ़ लो ऑफ सैलरी, तो ये हम 40% करेंगे 217 का, तो ये 40% हो गया जी 86,800। लो सर ये भी आ गया। ठीक है सर।
उसके अलावा जी कार है, कार तो फिर पर्क है, पर्क तो आरएफए की सैलरी में आता नहीं होता, डीएनएस अलाउंस ही था यहाँ, और तो कोई कहानी है नहीं। तो इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ, 2 17 जोड़े इसमें, ये आ गया जी 303800। इसका हमने किया 15%, अगर दीजिए 15%, ये आ रहा है जी 45570 ऐसा कुछ। ठीक है जी, 15%। डीए विच एंटर हमने उठाया, आपको पता ही है। सैलरी जी आपको पता ही है कौन से पीरियड की उठानी है। ठीक, अब कंपेयर करना है इसे हमने एक्चुअल रेंट के साथ। कंपनी ने 5000 इंटू 6, 30,000 रुपया पे किया। सिलेक्ट विच है लेस में 30,000 सिलेक्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ आरएफए 30,000 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। सर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब ये 45570 की तरफ देख के घबराए ना, टिक किस पे लगाएं, बाकी आप चेक करें। सरकार क्या आंसर दे रही है, सर सरकार भी बिल्कुल ठीक है, 30,000 रुपये का आंसर यहाँ पे आ रहा है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज सिंपल है। अब कहता है अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 बाय मिस्टर हार्दिक कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन while computing the total income if it does not opt for डिडक्शन अंडर 115 बीएसी। 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन में से दो की डिडक्शन है जो आपको तब मिल सकती हैं अगर आप 115 बीएसी लो, बाकी सारी डिडक्शंस पे बैन लग जाता। बट उसने क्वेश्चन इस एंगल से पूछा कि अगर बंदा 115 बीएसी ना ले, 115 बीएसी ना ऑप्ट करे, तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी डिडक्शन दोगे, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लमसम इंश्योरेंस पे की है 120 की, 110-21 को पे की है, ये 48 मंथ्स के लिए वैलिडिटी है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। 110-21 ये आपकी जी 4 ईयर वैलिड है ये इंश्योरेंस, 48 मंथ्स यहाँ से, तो यदि एक्सपायरी होगी 30/9/2025, यहाँ जाके 4 साल खत्म होंगे। अब कौन कौन से ईयर्स में ये इंश्योरेंस वैलिड है वो देखो, 21-22 तो है ही, 22-23 भी है, फिर उसके बाद जी आपका 23-24 भी है। देखते जा रहे हैं सर, 24-25 भी पूरा है, सर 25-26 में भी 6 महीने तो वैलिड ही है, जैसे 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ, बाकी ये 1-1 साल, ऐसे ये 4 है। तो ऐसे में क्या सिखाया जाता होता है, 1,20,000 को मल्टीप्लाई तो 1 से ही करना होता है और डिवाइड करना होता है उतने प्रीवियस ईयर से जितने में इंश्योरेंस वैलिड है। अब ईयर्स ऐसे गिनने होते हैं, 1 ईयर, हाफ ऑफ नहीं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर भी गिनना है। तो 5 ईयर्स के लिए एक तरह से ये कवरेज अवेलेबल है, चाहे जिसमें से कुछ टाइम ऐसे भी कि जहाँ 6 मंथ्स ही है। तो डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 1, 24,000 की डिडक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिट की 25,000 होता है, तो 24,000 रुपये की डिडक्शन मिल सकती है। एक बार चेक करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा कम बच्चों को आता होता। तो सी पार्ट आप देखें, 24,000 रुपीज की डिडक्शन आपकी सीधी सीधी बनी हुई है। इधर रिगार्डिंग जो ये लॉ है वो भी यहाँ हमने रखा हुआ है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। ये भी आपको पढ़ना हो, वैसे तो आपकी बुक में भी दे ही रखा है कि इसमें कैसे किया जाएगा। देखो इन्होंने लिखा है, एक बार मैं आपके साथ पढ़ता हूँ थोड़ा सा। वेयर अमाउंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और बी पेड इन लमसम इन प्रीवियस ईयर टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स और इंश्योरेंस ऑन अ हेल्थ ऑफ एनी पर्सन फॉर मोर देन अ ईयर, तो आपको डिडक्शन किस हिसाब से मिलेगी। कहता है इसमें आपको एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन के हिसाब से डिडक्शन मिलनी है। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मतलब होता है मींस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर ऑफ विच इज 1, न्यूमरेटर ऑफ विच इज 1 मतलब दिस थिंग इज 1, डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर पढ़े, एंड डिनोमिनेटर ऑफ विच इज द टोटल नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। अब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स क्या है वो भी देख लें, मींस द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर जहां पैसे दिए, एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर और ईयर्स
जिसमें इंश्योरेंस का इफेक्ट होगा, इनफोर्स होगी। तो ये हमने पूरे 5 साल आपको तभी गिन के दिखाए हैं। इस तरीके से होता भाई। देन उसके बाद जी 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 5.3 क्या पूछता है? वैल्यू ऑफ द कार पार्क। सर वैल्यू ऑफ कार पार्क इज वेरी वेरी इजी। प्राइवेट है पूरा का पूरा, तो इसमें 8 लाख का आपने किया 10% प्लस 5,000 इंटू 12 जो एक्सपेंडिचर था, 80,000 डेप्शन, 60,000 खर्चा, टोटल टैक्सेबिलिटी 140। 5.3 का आंसर चेक कर लें, 140 आ गया। अब उसके बाद वो कहता है कि भाई वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट फॉर दिस टैक्स अंडर द 115 बीएससी। पर ये इसने तो मासूमियत से एक बात कर दी, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो अगर किसी को 115 बीएससी ऑप्ट करना है कि नहीं ये पता करना है, उसके लिए भाई पहले उसकी पूरी सैलरी निकालनी पड़ेगी। फिर पहले रेगुलर के अकॉर्डिंग देखो क्या टैक्स बनता है, फिर जी आप चलो उसमें 115 बीएससी में। आओ सर ये भी चेक करा देते हैं आपको। देखो जी, तो पहले यदि हम सैलरी निकाल लेते हैं, बेसिक पे। सर अब 35,000 वाले 10 महीने उठाना और 38,500 वाले 2, ये आपका होगा 38,500 इंटू 2 प्लस 35,000 वाले 10, 4,27,000 आ गया। फिर इसमें डीए आ जाएगा, डीए 40%, तो 1,70,800 ये डीए आ गया। कार पर कभी अभी किया ही है, 140 आ गया। आरएफए बहुत देर पहले किया था, मतलब कि आज ही किया, 30,000 ये आरएफए आ गया। अब हम देख लें कि भी कुछ और रह रू तो नहीं गया, क्योंकि पहले हम रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, वहां देखें क्या टैक्स बनता है। सर ये बेसिक और डीए यहाँ से, आरएफए इस लाइन में, गाड़ी होगी आगे, तो फिर वही अगले की सेविंग्स ही है। तो भाई ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनने जा रही है। ग्रॉस सैलरी में से आपने स्टैंडर्ड एक्शन 16(1)(a) हटानी है। रेगुलर प्रोविजन की बात हो रही है बेटा जी, इधर उधर ना होना। तो 4,27,000 प्लस 170,800 प्लस 140 प्लस 30,000, ये 767,800 है जी मेरे पास। इसमें से 50,000 जा रहे हैं, तो ये 717,800 हो गया। अब इसमें से भी आप यही आपकी जीटीआई बन जाएगी, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है। 80C का आपको 1.5 लाख रुपया माफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए डाले हुए हैं, पढ़ें जरा, 1.5 लाख रुपए। और 80D का स्पेशल तरीके से डिडक्शन हुआ, तो 24,000 का वो भी बेनिफिट है। तो माइनस दिस 150 माइनस दिस 24,000, अब ये 543,800 आ रहा है हमारे पास रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग। एक बार हम पूरी स्कैनिंग कर लें इंफॉर्मेशन की, कार देन ये सब चीज़ें होने के बाद, ठीक है 16(1)(a) भी दे दिया, तो डन है जी। अब सर इसके अकॉर्डिंग जरा टैक्स है वो आप कंप्यूट कर लेते हैं। 543,800 के अकॉर्डिंग देखो सर, 12,500 तो पहले 5 लाख तक के हो गए, फिर 5 लाख माइनस करते हैं इसमें से, इस पे 20% लगाते हैं, 8,760 हो गए। फिर 12,500 और ये ऐड करते हैं, प्लस 4% कर देते हैं। सर इस 4% को आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते होते हैं। तो 22,110 का टैक्स बनता रेगुलर प्रोविजन के अंदर जाके। पर अगर आप रेगुलर प्रोविजन के बजाय 115 बीएससी अवेल करते हैं, 115 बीएससी भाई आप लोगों को ना देखो, हमेशा जब भी आप ये इंस्टीट्यूट के एजे वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो एन फ्रेश होना चाहिए कि केड़ी चीज़ उसमें नहीं अवेल होती। तो मैंने तो यहाँ ना आप लोगों का, मेरे को पता है कि इधर उधर हो गया होता काम, तो ये चीज़ भी रखी हुई है कि भाई 115 बीएससी में जब हम जाते हैं तो क्या चेंज आएगा। देखो ये डिडक्शन मिलेंगी नहीं, स्टैंडर्ड एक्शन नहीं मिलेगी, तो आप भूल जाओ स्टैंडर्ड एक्शन को हमेशा के लिए। और फिर उसके बाद आपकी जो ये 80 वाली सीरीज़ है, इसमें CCD2 और JJAA के अलावा बाकी कुछ नहीं मिलता होता। तो भाई इस बंदे का तो फिर बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसके पास तो देखो जी, ये सीधा अगर यहाँ देखें तो ये 50,000 भी एड बैक है, ये भी सब एड बैक है। तो हम 767
800 ही यदि इनकम कह सकते हैं, क्योंकि ये डिडक्शन भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब 767 800 के ऊपर जे आप चल पड़ते हैं जी अपने 115 BAC पे, तो पहले 2.5 लाख पे वो कह देगा नील। अगला जो 2.5 लाख है, मतलब कि 2.5 से लेके 5, इस पे जी 5% ही है, 12,500। फिर 5 से लेके 7.5, सर यहीं पे ही मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। 10% होगा रेट, तो ये 25,000 हो गया। अभी तो और भी आना है, तो उसमें वो सर कोई फायदा नहीं, 115 BAC का रहने दो भाई। तो आंसर जी फटाफट ऑप्शन दिखाओ। सर यस ही कैन ऑप्ट सिंस इन टैक्स लायबिलिटी वुड बी लोअर। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। यस ही कैन ऑप्ट तो छोड़ो, नो वाला देखो। नो ही शुड नॉट ऑप्ट सिंस द नॉर्मल प्रोविजन इज टैक्स लायबिलिटी बीइंग लोअर देन द टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस। लास्ट वाला ऑप्शन लग रहा है मेरे को तो ठीक है यार। नो मिस्टर हार्दिक शुड नॉट ऑप्ट सिंस एज पर द नॉर्मल प्रोविजन हिज टैक्स लायबिलिटीज 22,110 लोअर देन 115 BAC। बिल्कुल सही सर, ये वाला सही है। उसके बाद जी अगला जड़ा सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। ये थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अनन्या गुप्ता के नाम से। लियाओ जी स्टार्ट करते हैं। अनन्या गुप्ता, सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस ईयर 2000। काफ़ी देर से न्यूयॉर्क में रहती है। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 ऑफ मार्च 21 टू 28 सितंबर 21 टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर। मदर उसके बीमार हैं तो उनकी केयर करने के लिए भाई वो यहाँ विजिट करती है। इन लास्ट 4 years शी हैज़ बिन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर टू बी विद हर मदर। अब ध्यान से सुनना कि ये इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये नॉर्मली ये वाली कैटेगरी जो होती है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन विजिटिंग इंडिया, तो ये 60 days एंड 365 की एक्सेप्शन में आ जाते होते हैं। ध्यान रखना उस चीज़ का। बाकी को नया पंगा पड़ा हुआ 120 वाला। शी ओन्स अ अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज़ यूज्ड बाय हर एज अ रेजिडेंस। तो न्यूयॉर्क में भी एक अपार्टमेंट है, उसको अपने रेजिडेंस की तरह यूज़ करती है। एक्सपेक्टेड रेंट इतना है, 1 USD की वैल्यू इतनी ले सकते हो। पर देखो न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट की तरफ तो तब आप नज़र डालना अगर आप पहले से R+OR प्रूव कर पाए, जो कि मेरे को तो लग नहीं रहा कि हो पाएगा। बाकी देखते हैं जी किस तरह कहानी चलती है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड भी दिए हुए हैं। शी टुक द ओनरशिप एंड द पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली 25 मार्च, ये अंडरलाइन कर लें, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन वाइल शी इज इन इंडिया। उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सब दिया हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया वो भी दिया हुआ। इसके लिए कितना लोन लिया गया है ये भी दिया हुआ। काफ़ी पहले से लोन लिया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई वो आपने देखा अच्छे से। नो अमाउंट हैज़ बिन पेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल। द हाउस बाद में फिर जब वो अमेरिका चलेगी तो हाउस खाली है, कोई किराए पे नहीं दिया। शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच शी सोल्ड ऑन 28 मार्च 21। इसके इसे एरियर्स मिले। एरियर करंट ईयर में मिले होंगे, पक्का ही था। इस पे भाई टैक्स देना ही पड़ेगा। हेडिंग भी हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगी। शी डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर एनी अदर सोर्स इन इंडिया। Ananya Gupta does not want to opt for new tax regime. Based on the facts of the scenario, choose the most appropriate answer. कहता है जी जो आपके सामने रखा है ਉਹਦੇ बेस पे सबसे appropriate आंसर क्या है वो निकाल लो। रेजिडेंशियल स्टेटस देखो जी सर, सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि जो एसएससी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो विजिट करती है हर साल, और इस साल तो काफ़ी लंबा स्टे है उसका। जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब से लेके कब तक है। देखिए वैसे तो 21 मार्च 21 को आ गई थी, 28 सितंबर 21 को यहाँ से जा रही है। तो हमें तो ऐसे गिनने की आदत है, 1421 से लेके 28 सितंबर 21 तक गिना जाएगा स्टे। पहले ये स्टे काउंट कर लें, 30, 31, 30, फिर 31, फिर 31 प्लस 28, 181 डेज आए हैं सर। ये 181 डेज आए हैं जो मैं 1 अप्रैल से लेके 28 सितंबर तक गिनता हूँ। बहुत ही बॉर्डर लाइन केस, बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर लाइन। अब दोबारा देख लें, अप्रैल 30, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 28 सितंबर, 28 सितंबर तक वो है।
तो अगर इसके 182 आगे होते तो ये रेजिडेंट हो जाती। अब नाउ द फाइट है कि सर दूसरी कंडीशन लगाओ कि 60 डेज एंड लास्ट 4 इयर्स का आपका 365, अगर वो लगाओगे तो ये रेजिडेंट पक्का हो जाएगी कि 100 दिन का विजिट हर साल है। सर हमने पढ़ा था कि इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया तो सेकंड कंडीशन नहीं लगती। और उसमें एक मॉडिफिकेशन हुई पीछे, अमेंडमेंट्स आई कि जी वो 60 के बजाय 120 लगा दो, पर उस केस में ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ इंडियन इनकम वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी अनन्या गुप्ता की इनकम कोई इतनी है नहीं इस साल की, जैसे उसने दिखाया हमें, एक एरियर्स ही आए हैं उसके पास मेनली, और शायद हाउस प्रॉपर्टी में तो नेगेटिव इनकम भी रहे। ठीक है जी, तो इनकम तो इतनी है नहीं, दैट मीन्स एक्सेप्शन में कवर्ड है। सिर्फ 182 डे लगना है, वो पूरा नहीं कर पा रही। नॉन रेजिडेंट शुड बी द आंसर। हाँ जी सर, चेक कर लें क्योंकि तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस सेटल हो जाए। आगे जी, नॉन रेजिडेंट पहली चीज। अगला पॉइंट, अनन्या गुप्ता कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ हर डेली हाउस। मतलब दिल्ली में जो घर लिया गया जहाँ वो 6 महीने शायद पोजेशन लेके रही भी है, फिर पहला ऑप्शन ये है कि वहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया जा सकता है। हर न्यूयॉर्क हाउस सिंस इट इज मोर बेनिफिशियल, न्यूयॉर्क हाउस तो यहाँ असेसिबल ही नहीं है, असेसी नॉन रेजिडेंट है। आर प्लस ओ आर तोड़ना कि न्यूयॉर्क वाले घर की भी चिंता हो रही है आपको, उसका तो यहाँ कोई टैक्सेबल ही नहीं बनना। हर दिल्ली हाउस लोन हर न्यूयॉर्क हाउस विल बी डीम टू बी लेट आउट, नहीं 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 नहीं, न्यूयॉर्क वाला यहाँ कैसे टैक्स कर लोगे। बोथ हाउसेस सिंस द बेनिफिट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू, सर सिर्फ दिल्ली वाले हाउस का ही उसे अवेल करना है, न्यूयॉर्क वाला यहाँ असेसेबल ही नहीं है। तो आंसर दिल्ली हाउस होना चाहिए, बिल्कुल जी दिल्ली हाउस ही लिखा गया। मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट पार्ट सेज कि व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता। अब अनन्या गुप्ता की इनकम फ्रॉम एचपी निकालनी है आपको इस साल की। चलो कोई नहीं, बात करते हैं। सर इनकम फ्रॉम एचपी निकालने के लिए मैं आपको मेन मेन चीज़ें पहले इसमें बता दूं कि जो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि देखो, इसको एरियर्स मिले हुए हैं 3 लाख रुपए के। सर 3 लाख रुपए के एरियर बिल्कुल हैं जी, इसमें से 30% माइनस कर लो, 210 तो ये आना, 2,10,000 तो ये आना, प्लस उसका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी है, उसमें 24B सब्जेक्ट टू दी ओवरऑल लिमिट अवेल हो सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं, बात करते हैं। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे आराम से देखो ये सब हुआ अंडरलाइन। सर इस हाउस को बनाने के लिए लोन लिया उसने 1 अप्रैल 17 को, और कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हुई है। अभी कुछ भी अमाउंट पे बैक नहीं किया। तो जे मैं 24B अपने स्टाइल में करें तो हम ऐसे करते थे बेटा, 24B करंट ईयर इंटरेस्ट पहले, करंट ईयर इंटरेस्ट। सर करंट ईयर इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल, लोन 16 लाख रुपए का 10% पे हुआ, तो 16 लाख का 10%, 1,60,000। फिर यहाँ चाहिए 1/5 ऑफ PCI, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसका 1/5 चाहिए। सर इसके लिए चाहिए होता है कि आपको डेट ऑफ बोरिंग पता हो, 1/4/17, ये डेट ऑफ बोरिंग है। फिर आपको ये पता हो कि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन किस दिन है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 20 मार्च 21, 20 मार्च 21। इससे पहली वाली 31 मार्च चाहिए होती है, 31 मार्च 20। इससे पिछली 31 मार्च चाहिए होती है हमें, बिल्कुल जी। बाकी रीपेमेंट चेक करनी होती है, वो तो भाई साहब ये कह रहे हैं हुई नहीं अभी। तो 17-18 PCI पीरियड, 18-19 भी PCI पीरियड, 19-20 भी PCI पीरियड, बिल्कुल सर। अब लोन आपके सामने है, 16 लाख, 10%, 3 साल, 4,80,000 PCI में चला गया। इधर 1/5 करके क्लेम करते हैं, 1/5 ये हुआ जी 96,000, ऐसे बन गया जी 256। पर सर मैक्सिमम तो 2 लाख ही अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, तो 2 लाख रुपए की नेगेटिव इनकम यहाँ से आएगी। 3 लाख माइनस 30% करके एरियर से 210 आया हुआ, तो इन दोनों को जो सेट ऑफ कर लेंगे रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में ही,
10,000 रुपये की इनकम खाली बन रही है मेरे पास तो। बाकी जी आप चेक कर लो क्या आंसर दिए हुए हैं, पर तगड़े तगड़े आंसर दिए हुए हैं काफी। 10,000 भी है भाई, फिक्र ना करो, चेक करो। 10,000 रुपये, डी पार्ट। अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन, ये थोड़ा ध्यान से करना होता है जब ये फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग 6 months when she is in India and sum of $6,000 per month. Such rent was received in a bank account in New York. वहां रिसीव हुआ, एक्रू तो बाहर ही होना है क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर है, रिसीव भी बाहर है। देन रिमिटेड, सर देन रिमिटेड डज नॉट मैटर। रिसीट रेफर्स टू द फर्स्ट रिसीट। जब एसएससी के कंट्रोल में मनी आ जाए या उदे ऑथराइज एजेंट मतलब बैंक के कंट्रोल में मनी आ जाए, बाद में जहां मर्जी घुमाते जाएं। कहता क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो, इनकम विल रिमेन द सेम। 10,000 जो पहले था वही टैक्सेबल रहेगा। न्यूयॉर्क वाले घर की इनकम यहाँ टैक्स नहीं हो सकती, ये चीज है। देन उसके बाद जी, राम बिल्डर एंड डेवलपर इज अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। तो इसमें लेट आउट वगैरह का सीन कहानी वो सारी है। तो ये अब आपको करना है कि भाई क्या क्या कहानी इसमें आ सकती है। सर इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। ले आओ शुरू करते हैं। Ram Builder and Developer is a sole proprietary concern of Mr. Ram. Main business of the concern is construction and development and sale of residential and commercial units. तो ये मेन बिजनेस इनका ये है। ठीक है जी। राम बिल्डर एंड डेवलपर developed a project named Luxuria Haven which has both residential and commercial units with its own funds. सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया जी यहाँ पे। Ram sold the majority of the residential unit and commercial units during FY 21-22. Over 30 residential unit and 15 commercial unit were held as stock in trade on this date. ये कुछ बच गया जी। During this period there was a slump in the real estate sector. In order to earn the income, तो राम ने incidentally let out कर दिए some of the units held as stock in trade. Detail of the units constructed, sold and held given. अब आप जो इनका ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस है, वो ध्यान से देख लें। वो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल है, लेट आउट नहीं है। डिटेल्स देखें। रेजिडेंशियल यूनिट टोटल इतने बने 100, 70 बेचे, 30 स्टॉक इन ट्रेड है, इसमें से 10 लेट आउट किए गए हैं। ठीक है, तो यूनिट वेकेंट जड़े रहे हैं वो इतने हैं। लेट आउट की क्या इनकम है ये आपके सामने। कमर्शियल यूनिट्स 40 बनाए, 25 बेचे, 15 पड़े हैं, 5 लेट आउट हुए हुए हैं। वेकेंट कितने वो भी बताया। बाकी जी जो इनकम आई है वो आपके सामने है। फिर आगे कहता है आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड, एक मिनट यार चल पड़ गई। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड 5 रेजिडेंशियल यूनिट वर सोल्ड टू फ्रेंड मिस्टर गौरव, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो उसके लिए भी स्टॉक एंड ट्रेड ही होगा। 15/2/22 को 20 लाख में बेचा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज दिस मच। सर याद रखना राम पे 43 सीए लगाना हमने, 43 सीए, क्योंकि राम जो है वो रियल एस्टेट वाला सेलर है, स्टॉक एंड ट्रेड है उसके लिए रियल एस्टेट। एग्रीमेंट जो है वो इस दिन हुआ है जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख थी, और गौरव ने 1 लाख रुपया अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से दिया भी था। ठीक है कोई बात नहीं, केस टू केस पढ़ेंगे। वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम मिस्टर राम, इनकम फ्रॉम द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट वुड बी टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि राम का ये बिजनेस प्रोफेशन तो है नहीं किराए पे देने का, तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। पहला पार्ट हम पहले चेक कर लें, बस बाकी ऑप्शन हमें पढ़नी ही नहीं है। बाकी जी फिर अगले पार्ट्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत कई बार ये भी लगता होता है कि बच्चों को हाउस प्रॉपर्टी में स्टॉक एंड ट्रेड वाला कई बार भूला होता है। मैं तुम्हें पहले वो रिवाइज करा दूँ, 1 मिनट लगेगा, देखो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी अच्छी। ये आ जाओ सर, इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला फाइल खोल लो बच्चों के लिए फटाफट। हाउस प्रॉपर्टी ये रहा, लो सर। इसमें ना स्टॉक एंड ट्रेड वाली कहानी जड़ी है कि कितनी देर उसे आप रख सकते हो, ये देखो। Annual value of house property will be charged as income from house property where it is held by SSC as stock in trade of business also. However, annual value of property being held as stock in trade would be treated as nil
फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, क्योंकि ये मानते हैं ना कि थोड़ा कई बार बेचने में टाइम लग जाता। फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस साल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला। देख लिए बात। अब आओ, हमारा जो बिल्डर है मिस्टर राम, उनका जो बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो इस दिन आ जाता है 31 मार्च 2021 को। अब यहाँ से 2 साल अगर आपका ये स्टॉक इन ट्रेड खाली पड़ा है और आप किराए पे नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट यदि एनुअल वैल्यू नीली मानेगी। उससे ज़्यादा टाइम खाली पड़ा तो भाई एनुअल वैल्यू डीम्ड मानी जाएगी, डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पढ़ो अब। व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट एज स्टॉक इन ट्रेड। फिर अभी तो एग्जाम्प्ट ही रहेगा। पहला पार्ट कहता है कि वेकेंट जड़े हैं डीम टू बी लेट आउट माने जाए, ना ना गलत है भाई। वुड बी डीम टू बी लेट आउट, नो नो ये भी गलत है। कहता है जी एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट वुड बी निल, हेंस नो इनकम इज चार्जेबल अंडर दिस। सर ये वाला ही अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भी ठीक नहीं लग रहा। तो सी पॉइंट को टिक करें। हाँ जी सर, सी पॉइंट टिक किया गया। उसके बाद जी और आगे बढ़ते हैं। What would be the full value of consideration in respect of sale of unit to Mr. Gaurav for the purpose of computing the PGBP? सर अब राम ने जब गौरव को ये यूनिट्स बेचे तो उन्होंने ये दिखाया कि ये 5 यूनिट गौरव को उन्होंने 20 लाख ईच पे बेचा। 5 यूनिट, ये एक्चुअल सेल है 100 लाख। और आपको भड़काने के लिए काफ़ी बातें बताई गई। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ सेल की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपए बताई गई है। फिर उसके बाद जी आप देखें ध्यान से कि जिस दिन उनका एग्रीमेंट होता है इस चीज़ का, 1/11 को डेट ऑफ एग्रीमेंट, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख है। और गौरव ने 1 लाख रुपया अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से दिया भी हुआ। बाकी 43 CA में 120% वाला भी एक रूल आया, बट उससे तो ये बहुत दूर है ट्रांजेक्शन। वो तो सर पहले 3 महीने है बोला रूल। ये तो 15/2 की ट्रांजेक्शन है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी फोकस में लोगे। सर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चलेगी, क्योंकि डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट पे ड्राफ्ट दिया हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं आएगी। अब आप 20 लाख का करो जी 110%, ये होता है 22 लाख। अगर तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, रेलेवेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस 22 लाख से ज़्यादा है, फिर तो वो चेक करो। और अगर 22 लाख तक की है तो भाई सेल कंसिडरेशन इसी माना जाएगा। 20 लाख, उसका हमने 110% किया, 22 लाख ही आता है, स्टैम्प ड्यूटी उससे ज़्यादा नहीं है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 100 लाख। ये सर क्वेश्चन देखने में भयंकर है थोड़ा सा, बट अदरवाइज तो मासूम ही है। अब कहता है ज्यूम करें कि 1 लाख रुपीज वॉज पेड इन कैश बाय गौरव टू राम इंस्टेड ऑफ बाय द वे ऑफ अकाउंट टू पे बैंक ड्राफ्ट, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द सेक्शन दिस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गौरव। सर गौरव पे इनएडुकेट कंसिडरेशन वाला गिफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि गौरव खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है। वो इन प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट की तरह नहीं ले रहा है, वो बेसिकली इनमें जा रहा है एज ए स्टॉक एंड ट्रेड। तो सर यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। Nil, since the section 56(2)(10) is not applicable in this case। बिल्कुल सही जवाब, नील जी नील, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिचुएशन सारी की सारी इस क्वेश्चन की है। 8वां केस भी आपका देख लेते हैं, ठीक ठाक ही है वो भी, ज़्यादा उसमें दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि होगी। स्टार्ट करते हैं। देखो जी क्या कहता है। फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बिल्डिंग एट चेन्नई, बिल्डिंग एट कोची, दोनों की म्यूनसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट दिया हुआ, रेंट रिसीव भी दिए हुए हैं। ईआरवी अगर देखें तो एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर इज 35, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो सर ये 35 आएगी। फिर एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर 80,000, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो इसकी 70,000 ईआरवी आएगी। फिर उसके बाद जी रेंट रिसीव्ड दिए हुए हैं आपको। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई, मालिक सोनू है दोनों बिल्डिंग का, ध्यान रखना। तो रामू ने चेन्नई वाले के म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं, इसकी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। सोनू ने पे किए हैं बिल्डिंग एट कोचीन के, इसके मिल जाएंगे। रिपेयर की बात ना करें,
लैंड रेवेन्यू ऐसी बातें ना करें, हाउस प्रॉपर्टी में इन चीज़ों की कोई डिडक्शन नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, काफ़ी गरीबी है, म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए भी लोन लिया गया, डिडक्शन नहीं है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेजिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस, डज नॉट मैटर, लेट आउट है, थ्रू आउट द ईयर बहुत देर से लेट आउट किया हुआ। मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। मिस्टर राजू एक फिल्म डायरेक्टर टुक ऑन द रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। मुंबई माया नगरी, फिल्मों की शूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। तो सोनू क्या है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहा था। अभी वो बिल्डिंग बनी नहीं थी, जैसे अभी पिलर्स वगैरह बन गए थे, देखते हैं ना आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में भी बहुत शूटिंग शूटिंग होती है गुंडों वाले कई सीन वहाँ शूट किए जाते हैं। तो एक फिल्म डायरेक्टर साहब आए, मिस्टर राजू। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो बिल्डिंग अभी आप बना रहे हो, कुछ देर के लिए आप हमें किराए पे दे दो, जरा फिर बना लेना, कोई बात नहीं, हमें शूटिंग करनी है यहाँ। सर ये हाउस प्रॉपर्टी इसको पिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं है, ये कैपिटल WIP टाइप है, स्ट्रक्चर है। 5,000 रुपये पर मंथ किराया है, बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सर इस तरह का किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट इज नॉट अ एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। तो सर इसका मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा। सर छोड़ दोगे इसे? ना ना सर, IOS में लेके जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय दिस, ये तो अगले साल एसेस होनी शुरू होगी। सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू, ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कहते विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर चेन्नई और कोची, मुंबई वाला रहने दो। तो पहला तो सर सही हो लगना चाहिए, बिल्कुल जी। अगला भी यहीं बेकार सही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट या एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज रिडक्शन while computing income from house property in respect of building at Chennai and Kochi। सर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनू की डिडक्शन मिलनी है, तो बस इसी को टिक करने का दिल है, बाकी तो एम ही लग रहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनू, ठीक है जी। अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का पूछेगा। कहता है अंडर विच हेड ऑफ इनकम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू। राजू भाई वो है जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है फिल्म का, जो जो फिल्म बना रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उसने किराए पे ली है। सर देखो ये तो IOS की तरफ ही जाना चाहिए, तो आप चेक करें, तीनों ही सी। पेपर में डाउट आ जाता है सर, सी सी सी। उसके बाद जी फाइनली वो कहेगा बेटा अब ऐसा है कि यार थोड़ा आप सॉल्व भी कर लेते, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकाल देते। लो सर वो तो अभी बना देते हैं, उसमें क्या है यार। देखो ERV तक तो पहुंचे ही हुए हैं, ERV 35,000 और 70,000, यहाँ एक्चुअल किराया आपका 38 है, तो GAV आ जाएगी आपकी 38,000 पहले केस में। इस वाले केस में जी जहाँ आपने 70 और 68 लिखा है, अब जो रेंट है वो जड़ा है वो कम है। अब इसमें कोई वैकेंसी वैकेंसी वाली कहानी तो है नहीं, तो भाई 70,000 ही सिलेक्ट होने दें, बात समझ रहे हो ना। अब 70,000 यहाँ सिलेक्ट हो गए, म्यूनिसिपल टैक्स की यहाँ डिडक्शन दे दो, यहाँ वो भी नहीं मिलनी। अब भाई 30% माइनस कर लो, यहाँ 66 का 30 माइनस कर लो, बस सर इतना की होगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये 26,600 आ जाएगा। और 66 में भी कर लो सर, 66 माइनस 30, ये 46,200 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 26,600 और ये 72,800 बन गया सर, 72,800। इतनी की इनकम इसकी आ जानी चाहिए। डन है सर, और तो फिर कहानी है नहीं। तो ये 8 तक ले गए हैं जी। तो बच्चों की डिमांड है कि थोड़ी स्पीड बढ़ा दी जाए, जल्दी जल्दी कवर हो जाए। कोई नहीं बेटा, अब इनको एनालाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अगली वीडियो में फिर 4-5 ऐड कर देते हैं। डन जी, ओके।